गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का 4th चैप्टर सावले सपनों की याद समझाने जा रही हूँ, जो जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनाही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापक रहे और राजनीति में भी उन्होंने भाग लिया। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से सन 2000 तक बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीवी का मजार, अतीत का चेहरा, लूंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। वर्ष 2005 में इन्हें अपने संस्मरण रेत पर खेमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुईं और चर्चित भी हुईं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। अब मैं आपको पाठ का सार बताने जा रही हूँ। सावले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है, यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर वर्णन किया गया है, समझाया गया है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया, यानी कि सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव इसमें दिखाया गया है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड सवार है, यानी कि सुनहरे जो पक्षी हैं उनके पंखों पर जो सावले सपने हैं, यानी कि सालिम अली के जो सपने हैं उनका झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादियों में जा रहा है, यानी कि वो मौत की तरफ जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े, यानी कि जिस प्रकार से सैलानियाँ जो होते हैं वो अपनी पीठ पर वजन को लादे रहते हैं, उसी प्रकार से सालिम अली भी अपनी पीठ पर बोझ को लादे और यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो शहर की जो भीड़ भरी जिंदगी है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, कोई उन्हें वहाँ से वापस नहीं ला सकता। मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सालिम अली कोई पक्षी हैं और वो मौत की गोद में जाकर बस गए हों। सालिम अली इस बात से नाराज़ हैं कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते। सालिम अली को इस बात का दुख है कि लोग जो हैं वो पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जंगल, पहाड़, झरने, व्यक्ति उन्हें भी, यानी कि मनुष्य उन्हें भी आदमी की नज़र से देख रहा है। परंतु सालिम अली का कहना है कि कोई भी आदमी पक्षियों की जब मधुर आवाज़ को सुनता है तो उनके मन में कोई रोमांच, कोई आनंद अनुभव क्यों नहीं होता। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, यानी कि कब कृष्ण ने, ये पता नहीं है कि सालिम अली कह रहे हैं कि कब कृष्ण ने वृंदावन में ये सारी लीलाओं को रचा होगा, बांसुरी बजाई होगी और कब पूरे वनों में घूमे होंगे। परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला सा जल देखते हैं, जब हम वृंदावन जाते हैं और यमुना नदी का सांवला जल देखते हैं, तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अभी कृष्ण भगवान आएंगे और आकर अपनी बंसी को बजाने लगेंगे। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा और जब वो बंसी बजाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वो बांसुरी का जादू पूरे बाग बगीचे में, पूरी वाटिका में छा जाएगा। और वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, और वृंदावन था जो वो कृष्ण की बांसुरी के जादू से, यानी कि कृष्ण की बांसुरी में इतना मनमोहक था कि वो कोई सुनता था उसमें खो जाता था, लीन हो जाता था, आनंदित हो जाता था। तो बांसुरी के जादू से कभी भी वृंदावन खाली नहीं हुआ। सालिम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे, यानी कि सालिम अली कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में
कुछ दिन बाकी बचे थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी कि उनका जो लंबी यात्राएं थी, जिसको वो कमज़ोर शरीर वाले थे और जिसके कारण वो बहुत लंबी लंबी यात्राओं को करते थे, जिसके कारण वो जल्दी ख़त्म हो गया और उन्हें कैंसर की भी बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। लेकिन अंतिम सांस तक वो पक्षियों की जो तलाश कर रहे थे और सुरक्षा में लगे रहे, उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी, क्योंकि सालिम अली के हाथों से एक गौरैया जो चिड़िया है वो घायल हो गई थी। तब से सालिम अली एक पक्षी प्रेमी बन गए और उन्होंने जीवन भर, जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने यानी कि पशु पक्षियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी ले ली और उनकी आंखों पर जो चढ़ी दूरबीन थी वो मौत के बाद ही उतरी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। ऐसा प्रतीत होता था उनकी आंखों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। ऐसा प्रतीत होता था जिस प्रकार से उनकी आंखों में फैली धरती और झुके आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार से उनकी नज़रों में भी वो जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। उन्हें दिखाई देता था जैसे प्रकृति हंसती और खेलती दिखाई दे रही हो। उन्होंने अपनी दुनिया परिश्रम से बनाई थी, यानी कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और ये दुनिया उनकी परिश्रम मेहनत से बनी थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। उनकी पत्नी ने भी उनका बहुत योगदान किया, बहुत सहारा दिया। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे भेंट हुई उनकी और वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाना चाहते थे। और वो कहते थे कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाना चाहते थे, यानी कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा आंधी आती है, जिसके कारण पूरी जो बालू होती है वो उड़ने लगती है। उस हवा के झोंके से वो केरल की साइलेंट वैली को बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे। चौधरी चरण सिंह थे वो गांव में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठते थे। जब वो सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बातों को सुनते थे तो उनका मन भर जाता था। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। आज ना सालिम अली हैं और ना चौधरी चरण सिंह हैं, दोनों नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाली पक्षियों की चिंता कौन करेगा। अब यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अब न सालिम अली है न चौधरी चरण सिंह। अब जो हिमालय और लद्दाख की बर्फ़ वाली ज़मीनों पर जो पक्षी रह रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। उन्होंने जो पुस्तक लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा जिस पुस्तक में लिखी, उस पुस्तक का नाम था फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जब ये दोनों नहीं रहे तो लॉरेंस की मृत्यु के बाद, यानी कि जब लॉरेंस का देहांत हो गया, तो उनकी पत्नी फ्रीडा से ये विनती करी कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें या बताएं। तो फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे ज़्यादा अधिक तो मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। मतलब जितना मैं नहीं जानती उतना तो मेरे छत पर जो गौरैया बैठी है वो जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था, यानी कि लॉरेंस था वो एकदम मन का साफ और सीधा सरल इंसान था। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से गौरैया घायल हो गई थी, यानी कि बचपन में जो सालिम अली हैं उनके हाथों से गौरैया थी वो घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षी की खोज में रुचि लेने लगे। उसी दिन से जब उन्होंने गौरैया के दर्द को देखा तो वो पक्षी की खोज करने लगे और उसमें उनको बहुत रुचि आने लगी। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वेग से एक ऊंचाई छूने लगे, यानी कि प्रकृति के प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य किए, मानो वो प्रकृति के प्रतिरूप बन गए हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रकृति का ही कोई रूप बन गए हों। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, यानी कि निरंतर उन्होंने भ्रमण यानी कि यात्राएं की। अखंड यायावर रहे, यानी यायावर मीन्स होता है घुमक्कड़ या स्वभाव।
यायावर बने रहें और उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं। और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है, जब उन्हें याद करते हैं, उनके स्वभाव को याद करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी भी पक्षियों की खोज में ही निकल पड़े हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजे के साथ लौट आएंगे। और अभी थोड़ी देर में वो वापस लौट आएंगे और ये बताएंगे कि हमने इस पक्षी के बारे में ये नतीजा या ये परिणाम निकाला है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे सालिम अली का देहांत हो चुका है और वो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।